और अब जशपुर से बड़ी खबर है। पेड़ से टकराने की वजह से कार में आग लग गई। भीषण आग की तस्वीरें भी कैमरे में कैद हुई हैं। आग में 3 लोगों के जिंदा जलने की आशंका है। पुलिस ने एक व्यक्ति के जलने की पुष्टि की है। आग में पूरी तरह से बॉडी जल चुकी थी। सोनक्यारी चौकी के घाघरा की एक घटना, जिसके बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। भीषण सड़क हादसा, अचानक से कार पेड़ से टकराई, कार में भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति पूरी तरह से जल चुका था इस आग में और उसकी मौत हो चुकी है। तो आग में 3 लोगों के जिंदा जलने की आशंका फिलहाल है, लेकिन पुष्टि सिर्फ एक व्यक्ति के बारे में ही जिसकी मौत हुई है। तो आपको बता दें कि जानकारी जो प्राथमिक तौर पर सामने आई है, उसमें बताया जा रहा है कि पेड़ से टकराने के बाद इस कार में भीषण आग लगी। क्यों बचाने का मौका नहीं मिल पाया इन लोगों को, इस बारे में भी पुलिस लगातार तफ्तीश कर रही है। क्या असल कारण रहे, इस बारे में भी जानकारी जुटाने की कोशिश पुलिस की तरफ से। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी दीपक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक, क्या जानकारी इस पूरे हादसे पर? अवंतिका, मैं आपको बताऊं कि ये पूरा मामला जो है सोनक्यारी चौकी क्षेत्र का है और यहाँ ये जो कार सवार लोग हैं ये जशपुर से सोनक्यारी की ओर जा रहे थे। इसी दौरान कार जो है अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई और पेड़ से टकराने के बाद इसमें भीषण आग लग गई और इसके दरवाजे नहीं खुल पाए, जिसके वजह से अंदर जो है बैठे लोगों की मौत होने की खबर है। इसमें फिलहाल जो है पुलिस की पुष्टि है कि इसमें एक व्यक्ति की मौत हुई है। वहीं ग्रामीणों के मुताबिक इस कार में 3 लोग सवार थे जो सामने की सीट में बैठे हुए थे। उनकी बॉडी पूरी तरीके से जल गई है और जो पीछे जो बैठा हुआ युवक था उसकी बॉडी आधी जली हुई है। फिलहाल जो जशपुर पुलिस है उसने फोरेंसिक टीम को बुलाया है और फोरेंसिक की टीम पहुंचने के बाद जो है वहां पर जांच की जाएगी और जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर कार में कितने लोग सवार थे। फिलहाल पुलिस जो कार में सवार लोग थे उनसे ये भी जानकारी देने की कोशिश की, उनके परिजनों से, कि उनके साथ कितने लोग थे, कौन कौन लोग थे, और फिलहाल जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि इस घटना में कितने की मौत हुई है। फिलहाल पुलिस की पुष्टि के मुताबिक एक व्यक्ति की मौत हुई है। चलिए, यानी कि जांच के बाद ही कोई ठोस जानकारी सामने आ पाएगी। शुक्रिया आपका दीपक इस पूरी जानकारी के लिए। और चलिए बात करेंगे निकाय के नतीजों को लेकर। किसकी बनेगी शहर सरकार, ये प्रमुख सवाल आज, क्योंकि 19 निकाय चुनाव जिनके लिए मतगणना की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, काउंटिंग शुरू हो चुकी है। 19 नगरीय निकायों में काउंटिंग हो रही है। 6 नगर पालिका जिसमें शामिल है, जहां पर काउंटिंग की प्रक्रिया चल रही है। 13 नगर परिषद चुनाव की मतगणना, साथ ही साथ 1144 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज होने वाला है। काउंटिंग को लेकर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। लगातार आपको जानकारी न्यूज़ 18 दे रहा है किस तरह से मतगणना की शुरुआत हो चुकी है। निर्धारित समय 9 बजे का सुबह और अब 9:05 हो चुके हैं, यानी कि काउंटिंग की प्रक्रिया अलग अलग काउंटिंग सेंटर्स पर शुरू हो चुकी है। 19 नगरीय निकाय जिसमें 6 प्रमुख क्षेत्र, 6 नगर पालिका जहां पर काउंटिंग शुरू हो गई है। 13 नगर परिषद, मतगणना की प्रक्रिया यहां पर भी जारी। और ये देखिए काउंटिंग सेंटर्स की अलग अलग क्षेत्रों की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, किस तरह से अधिकारी कर्मचारी यहां पर पहुंच चुके हैं। काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और अब माना जा रहा है कि करीब 12 से 1 बजे तक का वक्त होगा। धीरे धीरे स्थिति साफ हो जाएगी। फिलहाल 1 घंटा शुरुआत का काफी महत्वपूर्ण। 10 बजे तक धीरे धीरे कुछ क्षेत्रों के परिणाम सामने होंगे। 1144 उम्मीदवार हैं जिनकी किस्मत का फैसला आज सामने होगा। तो 19 नगरीय निकाय चुनाव को लेकर काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। दिन भर में जो भी नतीजे सामने आएंगे, जमीनी स्तर पर किस पार्टी का दबदबा है, इस ओर साफ तौर पर ये नतीजे इशारा करेंगे किस पार्टी को और मशक्कत की जरूरत स्थानीय स्तर पर है। इस ओर भी इशारा कहीं ना कहीं इन नतीजों का होगा। तो सीधा कनेक्शन कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव से और बीते दिनों अलग अलग नगरीय निकायों की, अलग अलग नगर निगमों की अगर बात की जाए तो साफ तौर पर बीजेपी का कब्जा देखने को मिला। लेकिन आदिवासी बाहुल क्षेत्र में कौन सी पार्टी दबदबा बरकरार रखेगी, इस बारे में जांच हो सकती है।
और अलग अलग क्षेत्रों की स्थिति हम समझेंगे। हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पंकज शुक्ला हैं जो कि बड़वानी से लाइव जुड़े हुए हैं, साथ में नवीन मैयर जो कि धार से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सबसे पहले नवीन, आपका मैं रुख करना चाहूंगी, मतगणना स्थल की क्या कुछ स्थिति है, क्योंकि माना जा रहा है कि काउंटिंग की प्रक्रिया वहां पर शुरू हो चुकी है। जी वंशिका, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि धार में भी काउंटिंग जो है 9 बजे से शुरू हो चुकी है। अब भी जिला निर्वाचन अधिकारी प्रियंका मिश्र जो है उन्होंने यहाँ पर आकर जो है पूरी तैयारियों का जायजा लिया। स्ट्रांग रूम खोले गए हैं। इसके साथ ही डाक मत पत्र जो है उनको भी जो है उनकी भी की जा रही काउंटिंग। 67 जो है कुल पूरे जिले में डाक मत पत्र हैं और जो अभी सामने आए हैं, और अभी कुछ ही देर में जो है इनकी गिनती शुरू होने वाली है और रुझान जो है बहुत ही जल्द आने वाले हैं। सुरक्षा के लिहाज से यदि हम बात करें तो सुरक्षा के लिए भी जो है चाक चौबंद प्रबंध यहाँ किए गए हैं और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर देखी जा रही है। और चुनाव परिणाम को लेकर जो है आम लोगों में भी अच्छा खासा उत्साह देखा जा रहा है और वो भी जानने को इच्छुक हैं कि आखिर इस चुनाव के क्या परिणाम रहेंगे, क्योंकि इसके बाद ही विधानसभा चुनाव होना है और ये जो है उसका सेमीफाइनल माना जा रहा है। इसके जो परिणाम आएंगे उसी के आधार पर जो है विधानसभा भी प्रभावित हो सकते हैं। तो ये जो है सेमीफाइनल माना जा रहा है और इसको लेकर काफी उत्साह लोगों में, आम लोगों में देखा जा रहा है। साथ ही जो है अभी कुछ ही देर में जो है चुनाव के नतीजे आने शुरू हो जाएंगे, जिसे लेकर यहाँ पर भीड़ जमा है और सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद यहाँ पर पूर्ण कर ली गई है। जी अवंतिका। चलिए, यानी कि धीरे धीरे स्थिति साफ होगी। आप लगातार अपडेट्स भी हम तक पहुंचाते रहेगा। अब हम बड़वानी का रुख कर लेते हैं। पंकज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज, क्या कुछ स्थिति वहां पर, क्योंकि बीजेपी कांग्रेस में सीधी टक्कर इस क्षेत्र की भी यही स्थिति है, मतगणना को लेकर क्या कुछ अपडेट? अजय अवंतिका, मैं ठीक मतगणना स्थल के बाहर खड़ा हूं और यहाँ पर स्ट्रांग रूम से ईवीएम मशीनें आना शुरू हो गई हैं और आज जो परिणाम आना है वो लगभग इसमें जो है 2 नगर पालिका और जो 5 है वो नगर परिषद है जिनके परिणाम आना। इस तरीके से कुल 7 नगरीय निकाय में से 123 वार्डों के पार्षदों के भाग्य का फैसला होना है। और इस वक्त मेरे साथ जो है बड़वानी नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष जो कि कांग्रेस से हैं, लक्ष्मण चौहान मौजूद है। आइए उन्हीं से जानते हैं कि किस तरीके के हालात वो समझ पा रहे हैं, इसमें क्या लग रहा है कि किस तरीके के परिणाम आएंगे। लक्ष्मण जी, क्या लग रहा है आपको? देखिए, 22 तारीख की मध्य रात्रि के पश्चात दोनों सांसद मंत्री रात भर नगर में घूमते रहे हैं। लोगों ने उनको पसंद नहीं किया है, लोग उनको मनाने में लगे रहे थे। लोगों ने बार बार यही पूछा कि आप लोगों ने पूरे 4 साल में क्या किया है जो हम आपको वोट दें या हम आपके साथ रहें। लक्ष्मण जी, आपके ऊपर भी आरोप लग रहे हैं कि पिछले 5 सालों में आपने कोई ऐसा विकास कार्य नहीं किया, तो क्या लगता है कि ऐसे में जनता फिर से कांग्रेस का साथ देगी? देखिए, मैंने मेरे स्तर पे काम किए हैं। मैंने लोगों को पानी दिया है। 24 घंटे पानी आता था, कभी भी किसी को पानी के लिए समस्या नहीं आई। बिजली की समस्या भी नहीं आने दी और सफाई भी व्यवस्थित हुई है। हमने शौचालय 28 बनाए हैं, हाईमास्क लगाए हैं, कई बड़े बड़े रोड बनाए हैं। परंतु मध्य प्रदेश सरकार ने हमारे साथ भेदभाव किया। कांग्रेस की परिषद होने के कारण हमको फंड की व्यवस्था नहीं होने दी, फंड नहीं दिया। इस कारण से कहीं न कहीं हम जो जनता ने हमें जिस उम्मीद के साथ बनाया था उसमें हमने कहीं न कहीं हम खड़े उतरने में समस्या है हमको। परंतु मैंने बार बार सांसद को, बार बार मंत्री को, बार बार राज्यसभा सांसद को ये कहा था कि बड़वानी की जनता ने भी आप लोगों को वोट दिए हैं और बड़वानी की जनता के लिए फंड की व्यवस्था करें। अगर प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी मंच से कहा है कि एक बार भी आपने जाकर के उनसे मुलाकात नहीं किया, नगर के विकास के लिए कोई बजट नहीं मांगा। मेरे पास कई पत्र है जो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी थी कि आप लोग जो है नगर में रोड बनाने के लिए हमें डीपीआर तैयार करके दे। मैं खुद अपने हाथों से डीपीआर दे के आया था। और सीवर लाइन की बात करें तो सीवर लाइन माननीय मुख्यमंत्री जी चेयरमैन हैं NTUDC के और वो बना रहे हैं। उनकी असफलता रही है, जब स्वयं चेयरमैन होने के बाद भी सीवर लाइन का काम पूरा नहीं कर पाए हैं और हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। अवंतिका, जिस तरीके से देख रहे हैं कि कहीं न कहीं एक जो बड़ा मसला है कि कांग्रेस की सुनी नहीं गई है, ऐसे आरोप लग रहे हैं। बिल्कुल पंकज, बड़ी बात ये भी, क्योंकि अब विधानसभा चुनाव की ओर भी ये जो परिणाम है इशारा करेंगे। जमीनी स्तर पर सियासी समीकरण बड़वानी के क्या कुछ कहते हैं, इस बारे में भी आपसे जानकारी चाहेंगे। जी
बिल्कुल अवंतिका, बहुत ही अच्छा सवाल किया आपने। जिस तरीके से देखा जा रहा है बड़वानी की अगर बात करें तो यहाँ पर विधानसभा चुनाव में महज एक सीट जो है वो भाजपा की झोली में गई थी, और जो राजपुर, सेंधवा और पानसेमल विधानसभा है वहां से कांग्रेस के प्रत्याशी जीत करके आए थे, जिसमें एक बड़ा चेहरा बाला बच्चन है जो कि प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री रह चुके हैं। राजपुर में भी इस वक्त काउंटिंग शुरू हो चुकी है और वहां भी बाला बच्चन ने खासा प्रचार किया है। हाँ, ये बात जरूर है कि जिले के सभी नगरीय निकायों में कांग्रेस के बड़े नेताओं की जो वहां पर मौजूदगी होना चाहिए वो नहीं दिखी है, नदारद रहे हैं कहीं न कहीं बड़े चेहरे। तो इसका क्या परिणाम आता है ये बस कुछ ही मिनटों में यहाँ पर हमको देखने को मिलेगा। साथ ही चर्चा अगर पंकज स्थानीय मुद्दों की जाए, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर मतदान करने के लिए भी जहां की जनसंख्या पहुंची और जनता पहुंची, साथ ही साथ ये भी जानना चाहेंगे कि आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कौन से ऐसे चुनावी मुद्दे जो कि सीधा असर परिणामों पर डालते हैं। अवंतिका चूंकि ट्राइबल जिला है और यहाँ पर आदिवासी बाहुल्य होने के कारण काफ़ी समस्याएं हैं। कई ऐसे क्षेत्र है जहाँ पर आज भी सड़कों का अभाव है। साथ ही अगर जिला मुख्यालय की बात की जाए तो सड़कों के मामले में स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। यही कारण है कि जनता के अंदर थोड़ा सा रोष देखने को मिला है। मतदान को लेकर के भी जनता के मन में था कि हम मतदान का बहिष्कार करेंगे, लेकिन आखिर में वो लोग हार करके और मतदान करने पहुंचे जरूर हैं। अब ये देखना है कि उनका भरोसा कांग्रेस के साथ है या भाजपा के साथ है। अवंतिका, ठीक है, चलिए शुक्रिया आपका पंकज इस पूरी जानकारी के लिए। हालांकि देखना होगा आगे क्या कुछ होता है, क्योंकि परिणामों के बारे में लगातार आपको जानकारी न्यूज़ 18 देता रहेगा। बड़वानी के फिलहाल जिस तरह से हम चर्चा कर रहे थे कि स्थानीय जनप्रतिनिधि जो कि लगातार दावा कर रहे हैं, कांग्रेस और बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं लगातार दावा कर रहे हैं कि जीत हासिल उनकी पार्टी करेगी। हालांकि 13 नगर परिषद हैं, 6 नगर पालिका हैं जहां पर मतदान का सिलसिला लगातार जारी है और लगातार जो कर्मचारी हैं मतगणना के लिए लगातार जुटे हुए हैं। तो शहर सरकार किसकी आज बनेगी, इस बारे में आज तस्वीर साफ हो जाएगी। बीते दिनों नगरीय निकाय चुनाव की अगर बात की जाए तो बीजेपी का दबदबा देखने को मिला था। और अब आदिवासी युवती से रेप के आरोप में फंसे नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल की बेटी पलाश चंदेल की तलाश पुलिस ने तेज कर दी है। इस बारे में आपको जानकारी दे कि जांजगीर चांपा में पुलिस ने पलाश चंदेल की तलाश में नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के घर पर छापामार कार्रवाई की है। तो पुलिस ने देर रात नारायण चंदेल के घर पर छापेमारी की। हालांकि पलाश चंदेल घर पर मौजूद नहीं था। रेप का आरोप लगने के बाद से पलाश चंदेल फरार बताया जा रहा है। पलाश चंदेल की पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है। आपको ये भी बताएं कि पलाश चंदेल के खिलाफ 19 जनवरी को एक युवती ने रेप का केस दर्ज करवाया था और उसके बाद से ही वो चर्चा में है। चलिए और ज्यादा जानकारी इस पर हम लेंगे। सहयोगी रोहित शुक्ला जांजगीर से हमारे साथ लाइव जुड़े, उनका हम रुख कर लेते हैं। रोहित, बताया जा रहा है कि छापामार कार्रवाई पुलिस की देर रात हुई, अभी तक क्या कुछ अपडेट, क्या इस बारे में जानकारी कि पलाश चंदेल अभी कहां है? देखिए अवंतिका, 19 जनवरी को जब रायपुर में के महिला थाने में पीड़िता ने एफआईआर दर्ज कराया, उसके बाद से ही जो है पलाश चंदेल के जो मोबाइल है और पलाश चंदेल जो है वह फरार है। और इसमें लगातार पुलिस की टीम जो है दबीज दे रही है। जो नारायण चंदेल के कई अलग अलग घर हैं उन पर जो है निगरानी रखी जा रही है। और कल रात को भी जो है पुलिस की टीम जो है एसडीओपी चंद्रशेखर परमा के नेतृत्व में पहुंची हुई थी और वहां पर घंटे भर तक उन्होंने पूछताछ की। घर में जो है तलाशी भी ली गई है और इस मामले में जो है लगातार जिले ही नहीं प्रदेश में भी सियासत गरमाने लगा है। और अब इस बात को लेकर के जो है लगातार विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है। जांजगीर के कचहरी चौक पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने और जिले वासियों ने विरोध प्रदर्शन कर जल्द से जल्द जो है पलाश चंदेल की गिरफ्तारी की मांग भी की है। मैं बता दूं अवंतिका कि ये जो पलाश चंदेल और पीड़िता के बीच जो है वर्ष 2018 में जो है फेसबुक के माध्यम से एक दोस्ती हुई थी और उसके बाद दोस्ती जो है धीरे धीरे प्यार में तब्दील हो गई और अब दोनों के बीच जो है शारीरिक संबंध भी स्थापित होने की बात पीड़िता के द्वारा कही जा रही है। उसके साथ साथ उनके द्वारा यह भी आरोप लगाया गया है कि पीड़िता जब गर्भवती हो गई थी तो पलाश चंदेल ने धोखे से उसका गर्भपात भी करा दिया था। और चूंकि पीड़िता जो है एक शासकीय सेवक है, इस वजह से उस पर लगातार पलाश चंदेल जो है दबाव भी बनाता रहा है कि अगर तुम शादी के लिए ज्यादा दबाव बनाओगी तो तुम्हारे सर्विस के लिए तुम्हें परेशानी होगी। और वह लगातार शादी से इनकार करता रहा है। और जब पीड़िता
हद से जब ज्यादा हो गया तब वह फिर यानी कि अब पुलिस के की पास और सभी चीजें हैं, किस तरह से पुलिस इसमें कार्रवाई करती है। शुक्रिया आपका रोहित जानकारी के लिए। और अब बात करेंगे उज्जैन की। विश्व प्रसिद्ध उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर में आज सुबह होने वाली भस्म आरती में इंडियन क्रिकेट टीम के बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव, गेंदबाज कुलदीप यादव, वॉशिंगटन सुंदर शामिल हुए और गर्भगृह में पंचामृत पूजन अभिषेक में भी उन्होंने हिस्सा लिया है। कल इंदौर में भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा वनडे मैच होना और उससे पहले आराधना करने पहुंचे खिलाड़ी। बहुत अच्छा लगा बैठ के, बहुत अच्छी आरती हुई, शुरू से अंत तक देखा मैंने और बहुत अच्छा लगा, एकदम मन शांत हो गया और बहुत विश भी किया और बहुत सबसे इम्पोर्टेंट अपने भाई के लिए दुआ भी मांगी जो अभी रिकवर हो रहे हैं, ऋषभ के लिए, और वही इम्पोर्टेंट है फिलहाल तो। और बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18। धीरेन्द्र शास्त्री पर बोले भूपेश बघेल, लोगों को सिद्धियां मिलती हैं लेकिन चमत्कार नहीं दिखाना चाहिए।